सवाल दिया है कुछ ऐसा, अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस d अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है और ये ग्राउंडेड भी है। ग्राउंडेड करने का मतलब है कि इसका पोटेंशियल जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। पोटेंशियल कहाँ का? इसकी सरफेस का पोटेंशियल। सरफेस से कनेक्टेड है अर्थ, तो इसका मतलब सरफेस का पोटेंशियल 0 के बराबर होना चाहिए। अब पोटेंशियल किसी का भी हो, जो इसके आसपास जितने भी चार्जेस हैं, खुद के ऊपर जितना भी चार्ज है, उन सब की वजह से जो नेट पोटेंशियल है वो 0 के बराबर होना चाहिए जहां से वो कनेक्टेड है। यहां कनेक्टेड है, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, यहां सबका पोटेंशियल 0, बिकॉज ये कंडक्टिंग वायर है, तो यहां का पोटेंशियल भी 0 0 0 0 0 0 होना चाहिए। पोटेंशियल 0 है, तो यदि मैं कंडक्टिंग स्फीयर के अलोंग इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यदि कोई चार्ज को मूव कराऊं तो वर्क डन 0 आता है ना, याद रखना ये बात भी। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन चुका है इसका सरफेस। अब रेडियस इसका r है, एक चार्ज और रखा हुआ है, यहाँ पे q चार्ज रखा हुआ है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम द अर्थ टू द स्फीयर इज इक्वल टू, तो ये अर्थ से कितना चार्ज फ्लो होकर इस स्फीयर पर आने वाला है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं मान लेता हूं कि x अमाउंट ऑफ चार्ज निकल कर आता है। अब x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बाद में पता चलेगा। मैं मान लेता हूं कि x अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर आ चुका है, इस स्फीयर के ऊपर आ चुका है। अब यहां पे देखिए, इसके सेंटर की बात कीजिए, इसके सेंटर की बात कीजिए। तो मैं इसके सेंटर पे यदि पोटेंशियल लिखना चाहूं, सेंटर पे यदि पोटेंशियल लिखना चाहूं v एट सेंटर, तो क्या होने वाला है? v एट सेंटर कितना होने वाला है? तो मैं लिखूंगा कि स्फीयर की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास kq अपॉन r, प्लस इस चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपके पास? kq डिवाइडेड बाय d। और हम जानते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके सेंटर का पोटेंशियल और इसके सरफेस का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो यदि इसके यहां सरफेस का पोटेंशियल 0 है, तो इसके सेंटर का पोटेंशियल भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैं इस पोटेंशियल को क्या कर दूंगा? सरफेस के पोटेंशियल के बराबर, बिकॉज ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमें मिल जाता है x अपॉन r इज प्लस q अपॉन d इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाती है माइनस ऑफ q r अपॉन d। अब बेसिकली जो चार्ज होगा इस q के ऊपर, उसका निगेटिव चार्ज जो है, उसका निगेटिव जो है वो x होने वाला है। यानी यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाता है माइनस क्यू आर बाई डी, माइनस ऑफ क्यू आर बाई डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से 20 लाख तक का आप कॉलेज ग्रांट जो है जीत सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको एक टेस्ट जो है उसमें अपीयर होना है, जो 23 जनवरी 2022 से 22 को हो रहा है 10 AM ऑनवर्ड्स। ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट जो क्लास 11th और 12th के हैं उनके लिए होने वाला है, और इसमें एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड भी होने वाले हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर आप इस टेस्ट में compete कर रहे होंगे। इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप फ्री में इस टेस्ट को दे सकते हैं और 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। और भी इतने सारे जो हमारे पास यहाँ पे प्राइजेस हैं कि रैंक 1 जिसकी आएगी उसको मैकबुक एयर, और रैंक 2, 3 आईफोन यहाँ पे मिलेगा, रैंक 4, 5 को एप्पल आईपैड, और भी बहुत सारे इनाम यहाँ पर मिल सकते हैं आपको यदि आप टेस्ट में अपीयर होते हैं। तो टेस्ट में फ्री है, टेस्ट एकदम फ्री है। अपीयर होने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। उसके बाद यहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको ले लेनी चाहिए। तो ये जो टेस्ट सीरीज है बेटा, इसमें जेई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं अपने हाथों से। और इस टेस्ट को देने के बाद इसकी डिटेल टेस्ट रिपोर्ट भी आपके पास आएगी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके कौन कौन से एरिया जो हैं वीक हैं। और जो 200 लर्नर्स होंगे, 200 लोग जो होंगे, उनको मौका मिलेगा फ्री पढ़ने का, यानी कि 100% स्कॉलरशिप उनको मिल सकती है। आपको करना क्या है कि आपको इनरोल करना है, कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, जिससे आप जो है इतने सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं ग्रैब कर सकते हैं। IIT JEE कॉम्बैट है, 21 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होने वाला है, 60 मिनट्स का, हर संडे होगा और 11 AM से स्टार्ट होने वाला है। इसमें मिलेगा क्या क्या आपको ये देखिए।
आपको IIT JEE के क्वालिटी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। दूसरा, जो रिसेंट सिलेबस है JEE मेन का और एडवांस का, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो एजुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे और सेपरेट टेस्ट होगा 11th 12th का और 13th का। 11th में 11th का सिलेबस, 12th में 12th का और 13th में 11 12 दोनों का, है ना। और उसके बाद रियल टाइम जो है आपको AIR यहाँ पर मिलने वाली है, तो आप पता लग सकता है आपको कि आपकी प्रिपरेशन जो है कितने पानी में है और कितने आप अच्छा कर रहे हैं। तो इसका रियलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ ये टेस्ट होगा बल्कि टेस्ट के बाद जो यहाँ पे टॉप रैंकर्स होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप और मेडल भी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से आप इनरोल कर लीजिए। आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव और आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी जो है उसे ग्रैब कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं वापस लेक्चर की तरफ। अगला सवाल है कि एक स्मॉल प्लेनेट है, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t। तो एक बहुत ही क्लासी सवाल है, बिल्कुल JEE मेन का सवाल है, ये आएगा ही आएगा सवाल। ये सवाल आता ही है, कितनी ही बार पूछ लिया है, फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी पूछेंगे सवाल को। तो एक स्मॉल प्लेनेट है ये और इसके चारों तरफ, अच्छा ये प्लेनेट है, ये रिवॉल्व कर रहा है एक स्टार के अबाउट। तो इस स्टार के अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल रेडियस r में, है ना। और इसका टाइम पीरियड जो है वो कैपिटल T के बराबर है। हम एक बात तो जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड, और ये ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिटल स्पीड से इसको डिवाइड कर दीजिए gm/r से, तो हमें यहाँ से मिल जाता है टाइम पीरियड 2πr⁵3/2 डिवाइडेड बाय √gm। ये टाइम पीरियड है अभी इसका। आगे कह रहे हैं क्या, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लेनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू r⁵ तो टाइम पीरियड जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन है हमारे r से रिलेटेड, तो r की रिलेशन बतानी है टाइम पीरियड के साथ यदि फोर्स इस तरीके से वेरी हो। यहाँ पे फोर्स किस तरीके से वेरी हो रहा था कि फोर्स जो है gm1m2r² के बराबर था, यानी कि फोर्स पहले यहाँ पर प्रोपोर्शनल था 1/r² के, लेकिन अब फोर्स यहाँ पे प्रोपोर्शनल है 1/r⁵5/2 पर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास एक स्टार है और ये हमारे पास प्लेनेट है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है ऑर्बिटल रेडियस r में। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो होगा फोर्स F = G⁻m डिवाइडेड बाय r⁵5/2, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस प्लेनेट का mv²/r मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो स्मॉल m से स्मॉल n कैंसिल आउट हुआ, यहाँ r की एक पावर से r की पावर 3/2 बचती है, तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाती है √gm/r⁵3/2। तो यहाँ से मैं टाइम पीरियड बता सकता हूँ कि टाइम पीरियड जो है वो आने वाला है 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, √gm डिवाइडेड बाय r⁵3/2। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2πr⁴ डिवाइडेड बाय √gm। तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड मिल जाता है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r⁴ यानी कि टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल आ जाता है r⁻⁷/3 के। तो आंसर हमारा होगा टाइम 7/4 आएगा यहाँ पे, नॉट 3, 4 3 7 7/4 आएगा। तो आंसर भी हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान था। हमें क्या किया, हमने बेसिकली डेरिवेशन का इस्तेमाल किया है कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इस प्लेनेट को जरूरत होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। तो gm1m2/r जो नया जो फोर्स है, फोर्स अब इस तरीके से वेरी हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे r⁵5/2 लिख दिया है नीचे, और mv²/r, r की एक पावर से 5/2 से 3/2 हो गया, और उसके बाद हमने सॉल्व करके दिखा दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में आपको दिया है कि एक लिक्विड है A और इसका मास है 100 ग्राम और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ लिक्विड B एट टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस। तो हमें दो लिक्विड्स दिए हैं जिनके मासेस अलग अलग हैं और इनके टेम्परेचर्स भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे A है हमारे पास और इसका मास है हमारे पास 100 ग्राम और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड देयर इज अनदर लिक्विड B and it has mass of 50 gram
and it has temperature of 75 degrees Celsius. They are mixed together and the temperature of the mixture becomes 90 degrees Celsius. तो इन दोनों को यदि मिक्स करते हैं तो इनका टेम्परेचर हो जाता है कितना, 90 डिग्री सेल्सियस, और टोटल मास कितना हो जाएगा 100 + 50 150 ग्राम। अब हमें सब कुछ तो दे दिया, लेकिन पूछ क्या रहा है आगे, पूछ क्या रहा है। नाउ इफ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, यदि आप क्या करते हैं 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए एट 100 डिग्री सेल्सियस is added to 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब हम 50 ग्राम को 50 डिग्री सेल्सियस पे अब मिक्स करते हैं, तो फाइनल लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो हमें मिक्सचर का टेम्परेचर बताने के लिए हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज जो हैं वो पता होनी चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में दी ही नहीं है। यही सवाल का पॉइंट है कि हमें बिना स्पेसिफिक ग्रेविटी दिए इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए बताना है कि अब क्या होने वाला है। तो भाई मैं मान लेता हूं कि यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका SA के बराबर है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SB के बराबर है। यहां से यहां देखिए टेम्परेचर का ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब हीट यहां से निकली है, हीट यहां से निकली है, गरम गरम यहां पे हीट यहां से निकली है, और इसका टेम्परेचर जो है बेटा इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब हीट यहां से निकल के इसको चली गई है, हीट यहां से निकली है इस प्रोसेस से, इस प्रोसेस में हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का इस्तेमाल करेंगे कि जितनी हीट निकली है उतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो यहाँ पे हीट का फॉर्मूला लिखेंगे ms डेल्टा टी, मास है 100, स्पेसिफिक हीट इज A इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा माइनस कम, तो आ जाएगा आपके पास 100 - 90 = 10 इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, m इसका 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट SB इंटू डेल्टा टी ज्यादा माइनस कम, कितना आ जाएगा आपके पास 15 के बराबर। 50 से ये चला गया 2 टाइम्स, और 5 से गया ये 2 बार, 5 से गया ये 3 बार, तो आपको यहाँ से SA/SB मिल जाता है किसके बराबर, 3/4 के बराबर। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का रेशियो हमने यहाँ से निकाल लिया। इसके बाद यहाँ देखें इस वाले पार्ट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये है, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है, तो टेम्परेचर जो है इतना मुझे मालूम है कि टेम्परेचर लेस देन होगा 100 से, बट इट वुड बी ग्रेटर देन 50। ये बात समझ में आती है यार, गर्म में ठंडा मिला दिया तो और गर्म थोड़ी हो सकता है, और ज्यादा ठंडा हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ये सब जानते हैं, कॉमन सेंस है। तो यहां से यहां जो हीट का रिलीज हुआ है, हीट रिलीज हुई है यहां से, तो हीट रिलीज को लिख सकता हूं, इसका मास है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SA इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, तो ज्यादा माइनस कम, सो यहाँ पे 100 - T में लिखूंगा, इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना है, इसका मास है 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SB इंटू डेल्टा टी ज्यादा माइनस कम। ध्यान रखें हम हीट बराबर हीट लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ टेम्परेचर में ज्यादा माइनस कम लिखना होगा। ऐसा क्यों करते हैं सर, ज्यादा माइनस क्यों डेल्टा टी क्यों नहीं कर रहे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ना Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है, इनिशियल टेम्परेचर कम है, तो हीट हमने दी होगी, हीट इतनी देने पर टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, ये फॉर्मूला बताता है ये। लेकिन हम तो इसे कूलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव आंसर, निगेटिव आप लगा के करें, एडजस्ट करें कि हीट आई है, पॉजिटिव गई है, सब, तो उससे बढ़िया ये है हीट बराबर हीट कर दो, ज्यादा माइनस कम करना है, ज्यादा माइनस कम आपको करना है, तो आपका काम चल जाएगा। सो ज्यादा माइनस कम, तो T - 50 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 100 और 50 यहाँ पे 2 बार चला गया, तो यहाँ से SA/SB की यदि वैल्यू निकालें, SA/SB की, तो आपको ये इधर ले जाना होगा, तो आपको मिलता है T - 50 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100 - T, और ये SA/SB हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है, 3/4 के बराबर। तो 2 से ये चला गया 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करते हैं तो आपको यहाँ से मिलता है क्या, 2T - 100 इज इक्वल्स टू 300 - 3T, 5 400 T आ गया आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो यहाँ पे मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में दिया है अ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन गैस performs a cyclic process ABCA as shown in the figure
एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल विल बी इक्वल टू। तो हमसे एफिशिएंसी इस साइकिल का पूछा गया है और हमारे ऑप्शंस हैं ये हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस तो जो है ऑलमोस्ट सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, तो हमें आंसर मतलब निकालना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए इस बात का कि जब भी आपको थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आए तो हर कोई ग्राफ पीवी ग्राफ नहीं होता और हर पीवी ग्राफ, हर ग्राफ का एरिया जो है वर्क नहीं देता है। तो ये पीटी ग्राफ दिया हुआ है तो इसका मतलब हम इसका एरिया को वर्क के बराबर नहीं लिख सकते, है ना। तो लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला उनको याद होता है कि वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन क्यू गिवन, यानी कि जो पॉजिटिव हीट होती है उससे डिवाइड करते हैं वर्क डन को तो हमें एफिशिएंसी मिल जाती है। तो वर्क डन में फटाफट से जो है एरिया लिख देते हैं, भले ही हीट सही निकाल लें लेकिन फिर भी ये गलती कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, हमेशा समझना है कि ग्राफ किस किस के बीच में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं प्रोसेसेस को डिकोड कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास है प्रोसेस ए से बी, और प्रोसेस है हमारे पास बी से सी, और हमारे पास प्रोसेस है सी से ए। तो इन प्रोसेसेस का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि ए से बी जो प्रोसेस है इसमें देख सकते हैं कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और ये आइडियल गैस में, आइडियल गैस आपको मानना है, तो आइडियल गैस में ये होता है आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है ए से बी ये आइसोकोरिक है ना, आइसोकोरिक है। इसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात नहीं करेंगे बिकॉज इसका मतलब ही यही है कि ये इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। बी से सी जो प्रोसेस है इसमें देख सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। और जो प्रोसेस है सी से ए इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये आइसोबेरिक प्रोसेस है। और तीनों ही प्रोसेस जो हैं आसान है, सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पर वर्क डन की बात करूँ, वर्क डन यहाँ पर होता है 0 के बराबर। हीट की बात करें, हीट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी डेल्टा वी, और यहाँ पे हमारे पास हीट का फॉर्मूला होता है एन सी पी डेल्टा टी। याद रखिएगा हीट का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी, यहाँ पे सी वी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसका हीट कैपेसिटी है, सी पी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर इसका हीट कैपेसिटी। ये फॉर्मूले कभी नहीं बदलते। एन सी वी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी आइसोकोरिक के लिए, आइसोबेरिक के लिए। अब यही वैल्यू जो है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से देखें तो ये इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाता है। और वही इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, तो हम सारी प्रोसेसेस के लिए ये इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी। अच्छा, अब आते हैं आगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा आपके पास 5। तो यहाँ पे CV की वैल्यू है आपके पास आ जाती है F/2 इंटू आर, यानी कि 5/2 इंटू आर। और CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7/2 इंटू आर। तो CP और CV की वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुकी है। तो यहाँ पे फटाफट जो है कैलकुलेट कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास N CV इज 5/2 R इंटू डेल्टा टी। तो ए से बी प्रोसेस में देखिए टेम्परेचर में चेंज कितना है, बी पॉइंट पर टेम्परेचर है 3T और ए पॉइंट पर टेम्परेचर है T। सो 3T माइनस T कितना आ जाएगा आपके पास 2T के बराबर। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2T, है ना। तो 2 से 2 चला गया, आपको मिल जाता है यहाँ से 5 टाइम्स nRT, 5 टाइम्स nRT। n से n जो है लास्ट में कट जाना चाहिए, तो इसलिए n यहाँ पे दिया भी नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्क की और Q की। तो वर्क डन आ जाएगा आपके पास P डेल्टा V, और इसको NR डेल्टा T भी लिखा जा सकता है। P डेल्टा V इसको NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं बिकॉज आइडियल गैस है ये। NR डेल्टा T प्रोसेस C से P की बात कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर में चेंज T माइनस 3T है, यानी कि माइनस 2T है। तो माइनस आ जाएगा माइनस 2nRT, हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा माइनस ऑफ 2nRT। वर्क डन इज माइनस ऑफ 2nRT, ठीक है। अब हीट की यदि बात करें, हीट है हमारे पास NCP डेल्टा T, N इंटू 7/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है आपके पास माइनस 2T। तो 2 से 2 चला गया, आपको मिल जाता है यहाँ से माइनस ऑफ 7 टाइम्स nRT। तो ये हीट हो गया हमारे पास। अब देख सकते हैं कि हीट यहाँ पे निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि हीट सिस्टम से बाहर निकाली गई है
और हम एफिशिएंसी में ये यूज़ नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि कितना हीट हमने दिया है, कितना हीट हमने दिया है। अब आइसोथर्मल की बात कर लेते हैं। आइसोथर्मल की यदि बात करें, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर आती है। वर्क डन यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे बेटा डेल्टा यू तो 0 है, तो Q की वैल्यू W के बराबर होती है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ W का, और Q का सेम ही होता है nRT ln V2 by B1 या P1 by P2। तो B से C जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है 3T के बराबर, तो आ जाएगा आपके पास nR इंटू 3T इंटू ln ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर इज 3P, फाइनल प्रेशर इज P, तो आ जाएगा आपके पास ln 3। तो ये हमारे पास हीट आ चुका है, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, वर्क इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो बस एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो वर्क हुआ है, टोटल वर्क निकालना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वर्क हुआ है 3nRT ln 3, प्लस यहाँ पे वर्क कितना हुआ है माइनस ऑफ 2nRT, माइनस 2nRT डिवाइडेड बाय हीट जो हमने सिस्टम को दी है, यानी कि जो पॉजिटिव हीट का एक्सप्रेशन है वो हमको जोड़ना है। तो आ जाएगा आपके पास ये 5 टाइम्स nRT, और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे। आ जाएगा आपके पास प्लस में 3nRT ln ऑफ 3। तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, nRT गया और nRT यहां पे गया, तो यहां पे 3 ln 3 बचता है, 3 ln ऑफ 3 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय यहां पे बच रहा है 5 और यहां पे 3 ln 3, 3 ln 3 और यहां पे बच रहा है प्लस में 5। तो ये आप देखिए कहां पे ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, 3 ln 3 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस ln 3, 5 प्लस 3 ln 3। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक बात।